नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम कला और संस्कृति पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम भारतीय संस्कृति के प्रसार के बारे में जानेंगे। पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत के पूर्वी एशिया से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इसमें शामिल चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। चीन चीन के बारे में हम जानते हैं। भारत और चीन के आपसी संपर्क दूसरी शताब्दी में आरंभ हुए। भारतीय संस्कृति ने सर्वप्रथम दो भारतीय आचार्यों धर्मरक्षित और कश्यप मतंग के माध्यम से चीन में प्रवेश किया, जो चीनी सम्राट मिंग ती के निमंत्रण पर सन 67 में चीन गए थे। भारतीय संस्कृति ने सर्वप्रथम दो भारतीय आचार्यों धर्मरक्षित और कश्यप मतंग के माध्यम से चीन में प्रवेश किया, जो चीनी सम्राट मिंग ती के निमंत्रण पर सन 67 में चीन गए थे। इसके पश्चात चीन और भारत के बीच विद्वानों का आना जाना निरंतर निर्बाध गति से चलता रहा। जो भी चीनी यात्री ज्ञान की खोज में भारत आए, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत और भारतीय संस्कृति की इतनी विस्तार से चर्चा की कि वे वृत्तांत ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गए हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों और विहारों के अनेक शिक्षक चीन में भी प्रसिद्ध हुए, जैसे कांचीपुरम के बौद्ध धर्म और बोधि धर्म बौद्धाचार्य। चीन में उन्होंने ध्यान का प्रचार किया, जिसे वहाँ चान कहा जाता है। चौथी शताब्दी में वेई वंश के राजाओं ने सत्ता संभाली। वेई वंश के राजाओं ने इस वंश के पहले सम्राट ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। इससे चीन में बौद्ध दर्शन के प्रचार को गति मिली। इस काल में हजारों संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ चीन में बहुत ही बड़े स्तर पर गुफाओं की खुदाई तथा मंदिरों और विहारों के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। डुनहुआंग, युनकांग और लुंगमेन दुनिया के प्रसिद्ध गुफा परिसर हैं। इनमें भारतीय प्रभाव काफ़ी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन सांस्कृतिक संबंधों तथा विचारों के आदान प्रदान का उत्तरदायित्व आचार्यों और भिक्षुओं के दो तरफा आवागमन पर निर्भर था। चीनी यात्री और उनकी अवधि, इस पर चर्चा करेंगे। फाहयान 399 से 412 ईस्वी में, वेनसांग 630 से 645 ईस्वी में और इतसिंग 675 से 695 ईस्वी में। लेशान जायंट बुद्ध प्रतिमा सिचुआन प्रांत या सिचुआन प्रोविंस चाइना में है। अब हम कोरिया की बात करते हैं। कोरिया एशिया का पूर्ववर्ती देश है। यह चीन के उत्तर पूर्व में स्थित है। कोरिया को भारतीय संस्कृति के तत्व चीन से प्राप्त हुए थे। सबसे पहले सुंदो नामक एक बौद्ध भिक्षु बुद्ध की मूर्ति और सूत्र लेकर सन 352 ईस्वी में कोरिया पहुंचा। उसके उपरांत सन 384 ईस्वी में आचार्य मल्लानंद कोरिया गए। कोरिया के प्योंगयांग नगर में एक भारतीय भिक्षु ने सन 404 ईस्वी में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके बाद अनेक भारतीय शिक्षक कोरिया जाते रहे। वे भारत से धर्म, दर्शन, मूर्ति बनाने की कला, चित्रकला, धातु विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान अपने साथ ले गए। ज्ञान की खोज में कोरिया के भी बहुत से लोग और बहुत से विद्वान भारत आए और उन्होंने ज्योतिष, खगोल, आयुर्वेद की शिक्षा ली। 8वीं-9वीं शताब्दी में भारत से ध्यान योग का दर्शन कोरिया पहुंचा। अब हम जापान की बात करते हैं। भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास करीब 1500 वर्ष पुराना है। जापान में भारतीय प्रवेश के लिखित प्रमाण 552 ईस्वी के हैं। कोरिया के सम्राट ने जापानी सम्राट को उपहार स्वरूप अनेक बौद्ध मूर्तियां, सूत्र, पूजा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं और उनके साथ मूर्तिकार, कलाकार, वास्तुकार आदि भेंट में दिए थे। तत्पश्चात जापान में बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया। सरस्वती की प्रतिमा भी जापान को मिली थी। जापान में संस्कृत को पवित्र भाषा का स्थान प्राप्त हुआ।
जिस लिपि में संस्कृत मंत्र लिखे जाते थे उसे जापानी में सित्तन कहा जाता है। शित्तन शित्तन सिद्धम का ही दूसरा रूप है, जिसका अर्थ है ऐसी लिपि जो सिद्धि देती है। 7वीं शताब्दी में राजकुमार शोतोकू ताइसी के समय चीनी भाषा में अनुदित बौद्ध ग्रंथ जापान पहुंचा। वास्तव में महायान के तहत बौद्ध ग्रंथों की भाषा होने के कारण संस्कृत भारत और जापान के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती रही। इस कारण आज भी जापानी विद्वान संस्कृत के अध्ययन के प्रति उत्सुक दिखते हैं। अब हम तिब्बत की बात करते हैं। तिब्बत दुनिया के सबसे ऊंचे पठार पर बसा है। यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तिब्बत के साथ भारत के बहुत पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। माना जाता है कि तिब्बत के राजा नरदेव ने अपने एक मंत्री थोनमी, नरदेव के मंत्री का नाम था थोनमी संभोट, के साथ 16 श्रेष्ठ विद्वानों को मगध भेजा। माना जाता है कि तिब्बत के राजा नरदेव ने अपने एक मंत्री थोनमी संभोट के साथ 16 श्रेष्ठ विद्वानों को मगध भेजा। इन विद्वानों ने भारतीय शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया। थोनमी संभोट ने भारतीय लिपि के आधार पर तिब्बत के लिए एक नई लिपि का आविष्कार किया। आज तक तिब्बत में इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसने मंगोलिया और मंचूरिया की लिपि को भी प्रभावित किया। थोनमी संभोट ने तिब्बती लोगों के लिए नए व्याकरण की रचना की। यह पाणिनि द्वारा लिखे गए संस्कृत व्याकरण पर आधारित थी। उसने संस्कृत से तिब्बती भाषा में अनुवाद की नींव डाली। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कमलशील को तिब्बत के राजा ने आमंत्रित किया था। ज्ञानभद्र एक प्रकांड विद्वान थे जो अपने दोनों बेटों के साथ धर्म प्रचार के लिए तिब्बत गए। बिहार के ओदंतपुर विश्वविद्यालय के समान तिब्बत में एक नए बौद्ध विहार की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक कुमार जीव भी 5वीं शताब्दी में सक्रिय थे। थोनमी संभोट तिब्बती मंत्री ह्वेनसांग के नालंदा आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र था। आचार्य अतीश दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान थे। वे 11वीं शताब्दी में तिब्बत गए और वहां बौद्ध धर्म की सशक्त नींव डाली। अब हम भारतीय संस्कृति का अन्य भागों से संबंध इस पर चर्चा करते हैं। भारत और रोम का संबंध। हालांकि भारत का रोमन जगत से संपर्क मौर्योत्तर काल से पहले का है, किंतु यह संबंध परवान चढ़ा मौर्योत्तर काल में ही। मध्य यूरोप से लेकर मिस्र तक और अटलांटिक तट से लेकर के पश्चिम एशिया के तुर्की सीरिया तक का प्रदेश रोमन जगत कहलाता था। रोम के बगल के पोम्पई नगर की खुदाई से प्राप्त ध्वंसावशेष से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित हाथी दांत की एक ऐसी प्रतिमा मिली है जो शैलीगत आधार पर मध्य प्रदेश में निर्मित मानी जाती है। भारत रोमन व्यापारिक संबंध का यह सबसे पुराना साक्ष्य माना गया है, किंतु ईसा पूर्व काल में भारत रोमन साम्राज्य के संबंध परवान नहीं चढ़े। व्यापारिक संपर्क का वास्तविक दौर तो लगभग 20 ईसा पूर्व यानी अगस्टस काल से शुरू होता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी से भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संपर्क में तेजी आने के पीछे प्रमुख कारण है हिप्पेलस की मानसूनी हवाएं और सामुद्रिक बहाव संबंधी महत्वपूर्ण खोज। भारत रोमन व्यापार इतने चरम पर था कि प्लिनी यानी रोमन भूगोलवेत्ता इससे बहुत दुखी था, क्योंकि यह व्यापार भारत के पक्ष में झुका हुआ था। भारत में मिले कुछ रोमन सिक्के भी इसके प्रमाण हैं। कालांतर में व्यापारिक संबंध ने सांस्कृतिक संबंधों को गति देना शुरू किया। साक्ष्य बताते हैं कि बेरी गाजा, मुजिरिस, तोंडी, कोल्ची, कावेरी पत्तनम, अरिकामेडु, मशालिया, तक्षशिला, शिरकप, पैठन यानी प्रतिष्ठान आदि तटीय शहरों में यवन व्यापारियों की कॉलोनियां बसी। कारले, चुनार, विदिशा, भाजा की गुफाओं से जो लेख प्राप्त हुए
उनमें उन यवन व्यापारियों की चर्चा की गई है जिन्होंने धर्म और कला के संरक्षण के नाम पर इस क्षेत्र में प्रभुत्व दान दिया था। अरिकामेडु से प्राप्त प्रथम शताब्दी ईस्वी की रोमन फैक्ट्री और शिरकप से प्राप्त रोमन टाइल्स, मन के फ्लास्क, मुहर सब प्रमाणित कर देते हैं कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में रोमन व्यापारी कॉलोनियां अस्तित्व में थी और इन्हें भारतीय शासकों यथा मिनांडर, अगाथोक्लीज यानी इंडो ग्रीक, कनिष्क प्रथम, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय यानी कुषाण वंश, रुद्रदमन, नहपान, जीवदमन, शक चेष्टन भूमक वंश, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश, करिकल चोल वंश, नेदुन चेलियन पांड्य वंश, नेदुन जेरल आदन, सेन गुट्टवन चेर वंश आदि का पर्याप्त संरक्षण मिला। केवल भारतीय शासक ही नहीं बल्कि रोमन शासकों जैसे क्लाडियस, टेरियस, टिवेरियस तथा नीरो ने भी इंडो रोमन ट्रेड को समर्थन दिया। अगस्टस के दरबार में पांड्य देश से भेजे गए 2 शिष्टमंडलों का भव्य स्वागत यूनानी रोमन देवता अगस्तस के सम्मान में मुजिरिस में प्रतिमा को स्थापित किया जाना, वेरुनीश, काक्टस, अलेक्जेंड्रिया में भारतीय व्यापारियों को बसने की सुविधा दिया जाना यह प्रमाणित करता है कि भारत और रोमन जगत के बीच जोरदार व्यापारिक संपर्क था। रोमन जगत भारतीय सामानों का सर्वोत्तम ग्राहक था। मालाबार की काली मिर्च, कुंतल देश का चंदन, अगरू की लकड़ी, कोलची का मोती, पलूर का हाथी दांत, मशालिया, अरिकामेडु, पुंड्रवर्धन का मलमल, मथुरा का तांबे लोहे का सामान, उरायूर का सूती वस्त्र तथा चीनी रेशम आदि की रोमन जगत में बहुत मांग थी। दूसरी तरफ भारत में रोमन जगत से मृदभांड, शराब, पुखराज, मूंगा, सोना, रोमन सिक्का, मनोरंजक पशु पक्षी आदि मंगवाए जाते थे। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में झुका हुआ था। सोचने की बात यह है कि यवन प्रिय यानी काली मिर्च की जगह रोमन जगत भारत को सोने के सिक्के देता था। इस संपर्क का एक दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि भूमध्य सागरीय विश्व के विभिन्न ग्रंथों जैसे स्ट्रैबो के भौगोलिक विश्वकोश, मैगस्थनीज की इंडिका, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री तथा टॉलेमी की जियोग्राफी में भारत की विस्तृत चर्चा हुई और भारत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इसका सर्वाधिक प्रत्यक्ष और दार्शनिक प्रभाव कला के क्षेत्र में पड़ा, जिसके फलस्वरूप गांधार कला की मिश्रित यूनानी भारतीय शैली का जन्म हुआ। गांधार कला का जन्म अलेक्जेंड्रिया की ग्रीको रोमन शैली से हुआ था, जहां से कांसे तथा सीमेंट की मूर्तियां पश्चिमी एशियाई मार्गों से होकर अन्य क्षेत्रों में पहुंची। ये समय अलेक्जेंड्रिया की कला उत्तरी भारत में पहुंची। उस समय बौद्ध धर्मशास्त्र में संतों और देवताओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी और इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव मूर्तिकला और चित्रकला में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पश्चिम एशिया में भारतीय विचारों का प्रभाव विशेष रूप से द्वैतवादी, रहस्यवादी और नव प्लेटो मतानुयायियों और मतानुयायियों के विचारों पर पड़ा। ईसा मसीह के जीवन के कुछ प्रसंग, खासकर अलौकिक जन्म तथा शैतान द्वारा प्रलोभन आदि बुद्ध के जीवन की दंत कथाओं में वर्णित घटनाओं से प्रेरित लगते हैं। एसेनेस के कर्मकांड का अध्ययन करने से भी यह संकेत मिलता है कि भूमध्य सागरीय संसार को भारतीय धार्मिक विश्वासों तथा आचरण की जानकारी अवश्य थी। इसी प्रकार बौद्ध मत पर पारसी प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। भारतीय धर्म के अन्य रूपों का अनुकरण भी पश्चिम में हुआ, जैसे संन्यास अलेक्जेंड्रिया के संत पॉल
तथा संत एंथोनी स्मारक पूजा तथा रुद्राक्ष माला का प्रयोग। भारतीय लोक कथाएं तथा आख्यायिकाएं पश्चिम की ओर गईं और भिन्न भिन्न रूपों में उन्होंने यूरोपीय साहित्य का स्थान पाया। चतुरंगी सेना और शतरंज का खेल भी इस युग के अंत में फारसियों में लोकप्रिय होने लगा। इस प्रकार भारत रोमन संबंधों से परस्पर दोनों पक्ष लाभान्वित हुए। भारत अरब संबंध। स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा पश्चिम एशिया से भारत जगत का संपर्क प्राचीन काल से चला आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया, बहरीन, कुवैत के क्षेत्रों से और उसके साथ साथ फारस, ईरान से भी था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारस के शासकों जैसे साइरस प्रथम, डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण भी किए थे। इस बात के प्रमाण हेरोडोटस की हिस्टोरिका तथा पर्सिपोलिस अभिलेख में दर्ज है। ईरानी आक्रमण का ही परिणाम है कि भारत के उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ तथा अरमाइक लिपि सीरिया की से भी भारतीय परिचित हुए। इन दो सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच संबंध पश्चिम एशिया में इस्लामी सभ्यता के उदय और प्रसार के साथ और गहरे हुए। इन संबंधों की चर्चा अरब और अन्य व्यापारी यात्रियों जैसे सुलेमान अल मसूदी, इब्न हॉवुल अल इदरिसी ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में की है। बहरहाल 8वीं सदी या इससे पहले भी सक्रिय सांस्कृतिक मेलजोल के प्रमाण मिले हैं। खगोल विज्ञान क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जिसे अरब में सिंधिन कहा गया तथा खंड खाद्यक अरब में अल अरकंद नाम से प्रसिद्ध, सिंध से बगदाद पहुँचे, जिनका अनुवाद अल फजारी ने किया। बाद के समय में आर्यभट्ट और वराहमिहिर कृत खगोल विज्ञान के ग्रंथों का भी अरब जगत में अध्ययन हुआ और उन्हें अरब के वैज्ञानिक साहित्य में शामिल कर लिया गया। अरब सभ्यता को भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान गणित के क्षेत्र में था। अरब के विद्वानों ने गणित को हिंदी सा कहकर भारत के प्रति अपना ऋण स्वीकार किया है। अरबों ने जल्द जान लिया कि शून्य की अवधारणा से लैस भारतीय दार्शनिक प्रणाली अत्यंत क्रांतिकारी है। 10वीं से 13वीं सदी के अनेक अरबी स्रोतों से पता चलता है कि चिकित्सा और औषधि विज्ञान के बहुत से भारतीय ग्रंथों का खलीफा हारून अल रशीद के निर्देश पर अरबी में अनुवाद हुआ। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अरब को काफ़ी समृद्ध बनाया। अब हम कुछ छोटे मोटे प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और वन लाइनर को देखते हैं। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के प्रसार का श्रेय केवल धर्म को नहीं बल्कि व्यापारियों, विजयाकांक्षियों और भारत की केंद्रीय सामरिक स्थिति को भी जाता है। 2400 से 1700 ईसा पूर्व में भारतीय व्यापारी मेसोपोटामिया के नगरों में गए, जहां से उनकी मोहरें प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध हड़प्पा काल से रहे हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए और भारत ने चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संपर्क बनाए रखा। ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में बौद्ध धर्म भारत से म्यांमार में फैला। कनिष्क के समय और उसके बाद भारतीय बौद्ध धर्म प्रचारक चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान गए। बामियान यानी अफगानिस्तान में ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में पत्थर की सबसे लंबी बुद्ध मूर्ति बनाई गई, जिसे 2001 में तालिबानियों ने ध्वस्त कर दिया। सुमात्रा द्वीप में पल्लवों ने उपनिवेश स्थापित किया था। इंडोनेशिया के द्वीपों में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि महत्वपूर्ण है। सुमात्रा में सबसे पुराना हिंदू राज्य श्रीविजय था, जो गुप्त काल में अस्तित्व में आया और भारतीय संस्कृति के केंद्र के रूप में विख्यात हुआ। बाली सुदूर पूर्व का एकमात्र हिंदू उपनिवेश है जिसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को आज भी अक्षुण्ण रखा है। बर्मा में पेगू और मोलमेन सुवर्ण भूमि कहलाते हैं तथा जावा इंडोनेशिया और मलाया क्षेत्र मलेशिया सुवर्ण द्वीप हैं। हिंद चीन अब वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के रूप में बट गया है।
भारतीयों ने कंबोज और चंपा में दो शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर जावा के बोरोबुदुर के स्तूप से भी बड़ा है। इंडोनेशियाई भाषा बहासा इंडोनेशिया में अनगिनत संस्कृत शब्द हैं। बर्मी लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद को विकसित किया। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और जापान पहुंचा। बौद्धों की एक बस्ती चीन स्थित तुन हुआड़ में बसी थी तुन हुआड़ में बसी थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म का एक रूप वज्रयान या लामावाद विकसित हुआ। पहली सदी में हिप्पेलस की मानसूनी हवाएं और समुद्रिक बहाव संबंधी महत्वपूर्ण खोज ने भारत रोम व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में बहुत मदद की। भारत रोम व्यापारिक संपर्क का वास्तविक दौर लगभग 20 ईसा पूर्व यानी अगस्तस सीजर के काल से शुरू होता है। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी के अनुसार भारत के सूती वस्त्र, अगरिका, मलमल, मसाले व अन्य श्रृंगार सामग्रियां रोम से बहुत धन खींच ले जा रही थीं। मुजिरिस मालाबार तट पर स्थित एक प्रसिद्ध भारतीय बंदरगाह था जो इंडो रोमन व्यापारिक संपर्क का गवाह था, किंतु यह कालांतर में जलाच्छादित हो गया है। अरबी भाषा में गणित को हिंदिसा कहते हैं क्योंकि अरबों ने गणित सर्वप्रथम भारतीयों से ही सीखा था। खगोल विज्ञान, चिकित्सा व औषध विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अरब जगत को काफी समृद्ध बनाया। भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति के जरिए उदासीकरण या उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को स्वीकार किया। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसकी शुरुआत हुई। भूमंडलीकरण वैश्विक ग्राम की संकल्पना के साथ आया, जबकि संस्कृति अपने क्षेत्र विशेष की पहचान और विशेषता को बचाए रखने का नाम है। धन्यवाद।